आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नफ़ीस, दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह की बेशबहा रहमतों और बरकतों उसकी मोहब्बतों के साए में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी खुसूसी पनाह में रखे। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में इस दुनिया को अमन अमान का गहवारा बनाए। अहले फ़लस्तीन और मज़लूमीन जहाँ की मदद फ़रमाए, उनकी नुसरत फ़रमाए, उनके दिलों को मज़बूत करे और इस दुनिया को अमन और अमान से भर दे। इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फरमाए और हम सबको हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सच्चे मुखलिस तरीन साथियों में शामिल फरमाए इंशाअल्लाह आमीन। आज पीर का दिन है, 23 अक्टूबर है और रबी सानी की 7 तारीख है। उम्मीद करते हैं कि इस पीर के दिन का जो आगाज़ है, हफ्ते का जो आगाज़ है अल्लाह के ज़िक्र से और आपके वीक भर की प्लानिंग के पर्सपेक्टिव में अच्छे अंदाज से आगाज़ हो चुका होगा। आपने सोचा होगा कि इस वीक में हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अंजाम देनी है, कौन से काम नहीं करने हैं। अपनी गोल्स जो हैं, जिस तरह रूहानी गोल्स होते हैं, अक़ली गोल्स होते हैं, जिस्मानी तौर पे जो हमें काम करने होते हैं, जिन कामों को अंजाम देना होता है, उन सब गोल्स को आपने जो है वो बना लिया होगा, सेट कर लिया होगा और उस हिसाब से उनके ऊपर आप इंशाल्लाह प्लान करके अल्लाह ताला की रहमत से कामयाबी से आगे बढ़ेंगे। और इनमें सबसे अहम गोल्स वो हैं जो इंसान की रूह, इंसान के दिल और इंसान की फ़िक्र को एम्पावर करते हैं और उसको दुरुस्त असूलों से आशना करते हैं। कुरान के असूलों से आशनाई आज जिस दौर में हम जी रहे हैं और जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, हम जिस तरह देख रहे हैं, जिस कदर तकलीफ़ से ये वक़्त इंसानियत के लिए बहुत अज़ियतनाक है। हम जनरली एक ओपन जेल में ही हैं। अगर हम दकीक अंदाज से और मानवी एतबार से देखें तो हम एक इस तरह की जेल में हैं जिसमें मिलता तो सब कुछ है लेकिन माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जो है इंसान आज़ाद नहीं है, ना उसका फ़िक्र आज़ाद है, ना उसका कल्ब आज़ाद है, ना उसकी रूह, ना उसका दिल। तो हमें इन सब आज़ादियों के हसूल के लिए अपने हिस्से की जदोजहद करनी है, जिसके वास्ते कल्ब का पाक होना, कल्ब का ताकतवर होना और कल्ब का अल्लाह के साथ रब्त में होना और रसूल अहले बैत और कुरान के साथ रब्त में होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने कल्ब को अगर तैयार करेंगे तो दुनिया की कोई भी तकलीफ़, आफ़त, मुसीबत या परेशानी या वो शैतानी जो मसाइल हैं जिनका सामना आज इस पूरी इंसानियत को है, उनका सामना हम हिम्मत से कर सकेंगे। और ज़िक्र खुदा इसकी बहुत बड़ी ताकत है। ज़िक्र से हम इसको ज़रूर मदद ले सकते हैं कि जैसे अभी अल्लाह के नाम है, या हय्यू या कय्यूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह है। अल्लाह के जितने भी नाम जो भी आपके दिल से करीब हों, जो आपके मनपसंद हों, आप उनको अपने ज़ुबान पर, अपने दिल में जारी और सारी रखिए। कुकिंग करते वक़्त, घर में सफ़र करते वक़्त, यानी घर में काम करते वक़्त, बाहर सफ़र करते वक़्त, जॉब पे जाते वक़्त हम अपने दिलों में अपने जो है उस ज़िक्र को जारी रखें और खुदा से शऊरी तौर पे तलब करें कि खुदा वो हिदायत दे, वो क़ुव्वत दे, मेरे दिल को ताकत दे कि जो ताकत मुझे चाहिए। मैं ये भूल गई कि आज का मौसम भी जो है वो हमें बताना था। अभी मैं बढ़ती हूँ मौसम के हाल की जानिब और जो मौसम है जो लंदन में रहेगा वो 15 से 11 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में रहेगा। इसके अलावा जो है मैनचेस्टर में मौसम जो रहने की तवक्को है, शावर्स हैं और वो 14 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहेंगे। कार्डिफ में रहेगा 14 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस और रेनी रहने की यानी जो शावर्स रहते हैं उसकी तवक्को है। बेलफास्ट में 13 डिग्री से 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा और ग्लासगो में क्लाउडी रहने की तवक्को है। 13 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने की तवक्को है या उसके बीच में। और नॉर्दर्न आयरलैंड में रहेगा 13 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस और उसमें भी शावर जो है बीच-बीच में होंगे। इस्लामाबाद में रहेगा जो 26 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादातर सनी रहने की तवक्को है। उम्मीद है कि इन मौसमों से आपकी ज़िंदगी के मौसम जो हैं वो मस्बत जो असर लेंगे और मस्बत रहने के लिए या हकीकी तौर पे दुरुस्त रहने के लिए खुदा के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है और अपने अंदर से रियाकारी को निकालना, अपने लिए इखलास को ईजाद करना खुदा की तरफ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अपने बच्चों को भी पाल पोस रहे हैं तो मेरे अपनी ज़ात के लिए नहीं, अल्लाह के लिए करें। अपने हस्बैंड या अपनी बीवी का ख्याल रख रहे हैं तो खुदा के लिए करें। अगर माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, अपने लिए नहीं खुदा के लिए करें
क्योंकि वो रिश्ता जो खुदा की वजह से बनता है वो ज़्यादा मुस्तहकम होता है, देरपा होता है, खूबसूरत और कीमती होता है, बनिस्बत इसके कि जो इंसान के ज़ाती जज़्बात, एहसासात और अपनी ज़ाती जो इंसान की ख्वाहिशात होती हैं उसके पर्सपेक्टिव में। खुदा के लिए इससे मुराद ये होती है कि ये रिश्ता वो रिज़्क है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे खुदा तक कामयाबी से पहुँचाने में मददगार रहेगा। चाहे ये रिश्ता नेगेटिव वे से मेरी ज़िंदगी में शामिल हो या पॉज़िटिव वे से, मैं इससे अल्लाह की तरफ बढ़ने, उसकी कुर्बत को पाने का एक वसीला जो है वो जानते हुए अपनी ज़ात की बेहतरी की तरफ बढ़ूँगा। जैसे मसलन इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमारे किसी बहन या भाई ने हमारे साथ तल्ख़ी से पेश आया है या बुराई से पेश आया है और या हमारे साथ ज़ुल्म और ज़्यादती की है, तो अगर हमारा रिश्ता अपनी ज़ाती एहसासात और चाहतों की बुनियाद पे होगा तो यकीनन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मगर जब हमारे बीच में रब की ज़ात होगी तो हम सोचेंगे नहीं, कोई अंबिया जो हैं उनमें अपनों उन्होंने भी अपने बच्चों के, अपने बीवी के या ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं कि जिसमें उन्होंने भी ये तकालीफ़ देखी हैं और ज़ाहिर है उन पे सब्र करना अल्लाह की निगाह में बहुत अजर और सवाब का बायस भी बनता है। लेकिन ज़ाहिर है ये ज़ुल्म सहना भी गलत है। अगर कोई खुदा न ख़ास्ता ऐसी कैफ़ियत में है जहाँ ज़ुल्म है और बर्बरियत है या बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे आपका स्टैंड लेना भी बनता है और अपनी ज़ात की हिफ़ाज़त सबसे पहली चीज़ है। अपनी फ़िक्र की हिफ़ाज़त, अपने कल्ब की, अपनी रूहानी, अपनी जिस्मानी, अपनी अक़ली और जो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ है, इसकी जो हिफ़ाज़त है बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये भी एक अहम है कि अपने आप को ऐसे माहौल में रखें जो मस्बत हो और अच्छा हो ताकि आपकी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ परवरिश पा सकें। एक कॉल खूबसूरत आपके साथ शेयर करती जाऊँ। इखलास चूँकि ज़ाहिर है हम जब रियाकारी करते हैं तो उसकी वजह से पीछे चला जाता है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर रियाकारी शिर्क है। जिस शख्स ने लोगों की खातिर अमल अंजाम दिया तो उसे चाहिए कि लोगों ही से सवाब को तलाश करे और जो शख्स अल्लाह के लिए अमल करता है तो ऐसे शख्स का सवाब भी अल्लाह ही के लिए होता है। दरअसल रिया जो है वो शिर्क ख़फ़ी है बल्कि हकीकी कुफ्र है। रिया खुदनुमाई रिया और खुदनुमाई जो होती है जो हम करते हैं इस्लाम की नज़र में बहुत मज़मूम फ़ेल है। रिया बहुत सारे मफासिद की बुनियाद बनती है जिसमें जह तलबी जब दुनिया और जब रियासत जैसे हालात सर फ़हरिस्त हैं। तो इसमें जब हम रियाकार हो जाते हैं तो उसकी वजह यही होती है कि हम दुनिया परस्त हो जाते हैं, दुनिया से कुछ लेना, शोहरत पसंदी और तारीफ़ पसंदी, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। रियाकारी के बारे में खूबसूरत सी हिकायत भी आपके साथ शेयर करती चलूँ, फिर हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। एक दफ़ा हारून ने मस्जिद बनवाई कि जिसके बाहर अपना नाम कुंदा कराया ताकि सबको पता चले कि मस्जिद हारून ने तमीर करवाई है। इत्तफाक से बहलोल ने जब उसके नाम को देखा तो हारून से कहा कि अपना नाम मिटाकर मेरा नाम लिखवा दो। ये जुमला सुनते ही हारून गज़बनाक हो गया। हारून, ये मस्जिद मैंने बनवाई है, तेरा नाम क्यों लिखवाऊं? हारून ने ये कहा बहलोल से। बहलोल ने कहा कि जब ये बात है तो खाना खुदा क्यों कहते हो? हारून ने कहा तो फिर क्या कहूँ? बहलोल ने कहा फिर इसे तुम अपना घर कहो। बहलोल दाना ने इस मुख्तसर मगर जामे बयान से हारून को भी और हर ज़ी शऊर को समझा दिया कि अल्लाह के लिए जो अमल होता है उसे अपनी ज़ात से निस्बत नहीं दी जाती है बल्कि वो सिर्फ अल्लाह की वजह से होता है। अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं ये खुदा का हम पर एहसान है। हमारी कोई औकात नहीं कि हम कुछ कर सकते हों जब तक खुदा की रज़ा, उसकी मर्ज़ी, उसकी खुशी, उसका साथ और उसकी दी हुई तौफ़ीक़ात ना शामिल हों। इसलिए हम हमेशा खुदा के सामने अपने आप को ज़लील, पस्त और कम ही समझे, फ़क्र को अपना शुआर बनाएं। तो इसलिए जो है ये ज़रूर है कि हम अपने अमल की हिफाजत करें और अमल की हिफाजत में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमल खैर की बजा आवरी से अमल खैर की निगहदारी और तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल काम है। यानी अमल अंजाम देना तो बहुत आसान है मगर उस अमल की हिफाजत कर पाना बहुत मुश्किल काम है। मुमकिन है आपने एक वक्त में बहुत अच्छा काम किया हो मगर कुछ अरसे बाद आपके अंदर ये रियाकाराना एहसास पैदा हो गया हो कि हाँ वो फलां काम था, वो मैंने बहुत किया था, अच्छा ये मेरी अक्लमंदी और मेरी समझ बूझ और मेरी फलां अजीम काबिलियत की वजह से मुमकिन हो। अगर मैं ना करता तो कैसे होता, और अगर मैं ना ये करता तो शायद फलां की ज़िंदगी में बेहतरी ना आ पाती। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ना होते या हम ना होते तो कोई और होता। अल्लाह के पास बंदों की और अपने मुखलिस बंदों की कोई कमी नहीं है।
हम मुखलिस बन सके या नहीं, ये सवाल ज़रूर है। तो एक इसी ज़मन में एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या अब्ने रसूल अल्लाह, अमल खैर की निगहदाश्त से क्या मुराद है? ये कैसे मुमकिन है? तो जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने फरमाया कि इंसान के अमाल एक मखसूस रजिस्टर में मरकूम है। जब कोई शख्स इन्फाक और सिले रहम करता है तो उसकी ये खूबियाँ उसकी रजिस्टर में लिख दी जाती हैं, और अगर उसने नेक अमल करने के बाद इस अमल को अपनी सताइश के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वो अमल उस रजिस्टर से मिटा दिया जाता है, और इसकी जगह रिया का अमल लिख दिया जाता है। ये है कि अमल जो बगैर रिया के साथ था, बाद में वही रिया का अमल बन जाता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बस आपने देखा कि नेक अमल दिखलावा और रियाकारी से मिटा दिया जाता है, और अमल का सवाब और फ़ायदा भी ख़त्म हो जाता है। और इसकी इलामत ज़ाहिर है, अभी मैं चाहूँगी कि इंशाल्लाह फिर इसको किसी और पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि हिदायत वॉक का सेगमेंट है, और देखते हैं कि हिदायत वॉक के सेगमेंट में आज मौलाना गुलाम हुसैन अदील साहब कौन से अहम पैगामात हमारे साथ लेकर आए हैं। बढ़ते हैं हिदायत वॉक की जानिब।
मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा एक तवस्सुल है और इतना बड़ा विरद है और इतना बड़ा वजीफ़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुबारक नाम इसी सलाम से है। और फिर ये ऐसा वेलकम बैक नाज़रीन, हम हाज़िर हुए हैं बहुत ही खूबसूरत पैगामात के बाद जो आगा ने हमारे साथ शेयर किए, जो अमन और सलामती से मुतल्लिक थे, सलाम से मुतल्लिक थे कि कितना ज़रूरी है सलाम करना और एक दूसरे के लिए दुआ करना। ज़ाहिर है ये एक दुआ का ज़रिया है और दुआ मोमिन का हथियार है और उस मोमिन का हथियार है जो मोमिन इखलास के साथ मैदान अमल में खड़ा होता है और अपनी कमज़ोरियों और रुकावटों को देख रहा होता है और चाहता है कि उन रुकावटों को अबूर करके खुदा की तरफ एक सालिम हालत में बढ़ सके और एक मुकम्मल मजबूत और बेहतरीन शख्सियत लेकर खुदा के सामने उसके अब्दे खालिस की मानिंद पहुंच सके। तो हम भी पूरी कोशिश करें कि हम एक दूसरे की तरफ सलामती की निगाह से देखें और खुदा ना खास्ता जब हम एक दूसरे से बदजन हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी तलखियों के बायस एक दूसरे के लिए ग्रज रख लेते हैं, कीना रख लेते हैं, तो उसी वक्त फौरन अटेंटिव हो जाए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ एक वक्ती छोटी सी चीज के लिए खुदा के सामने मेरा मर्तबा किस तरह गिर रहा है, मुझे इससे अपने आप को बचाना है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो इखलाक अगर हमारा अंदर मजबूत हो तो कोई वजह नहीं कि हमें दुनिया नाकाम कर सके। आज इस दुनिया में जो हमारी नाकामी की वजह है, पस्ती की वजह है और गिरावट की वजह है, वो यही दुनिया परस्ती, हुब्बे दुनिया और हमारी इन अंदरूनी पस्तियों और रुकावटों को अबूर ना करना है। जिस दिन ये रुकावटें इंसान अबूर कर लेता है तो खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह बन जाता है, शहीद बाकिरुन निम्र बन जाता है, शहीद बाकिरुस सद्र बन जाता है, आमना बिनतुल हुदा बन जाता है।
اور محسن حجیجی بن جاتا ہے اور وہ تمام شہداء اور صدیقین اور صالحین اور مقربین خدا کی صف میں شامل ہو جاتا ہے جو اللہ کے محبوب بندے تھے اور ہیں، اور جنہوں نے رب کو اپنا محبوب سمجھا اور اس کی طرف قدم بڑھایا، اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہوئے، خدا کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے۔ اپنی توحید ضرور مضبوط کیجیے، اس پہ کام کرتے رہیے۔ اس کے آج جو ہمارا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یوں تو دنیا کے حالات بہت ہی اذیتناک اور تکلیف دہ اس وقت چل رہے ہیں، لیکن ان سے ہٹ کر تھوڑا سا آج ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس پروگرام کو ہم نے مرتب کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایز اے کمیونٹی ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہ ایکس وائی زیڈ اے بی سی ڈی مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو عبور کرنے کے لیے ہمارے پاس پلان آف ایکشن کیا ہے، ویژن کیا ہے، اس ویژن پہ عمل کیسے کرنا ہے، کون ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے اور کون ان مراحل میں اس زمن میں جو ہے قدم بڑھا سکتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کام کرنے کا وقت ہے اور کام کرنے کے لیے ہماری درست ڈائریکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہمارا ویژن فار کمیونٹی رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم گیسٹ سید محسن عباس، اور ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے مزید اس متعلق۔ السلام علیکم محسن بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس اہم ترین موضوع کے لیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ محسن بھائی، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ظاہر ہے ہم ہمیشہ اپنی مشکلات کو ڈسکس کرتے ہیں، ظاہر ہے بیماری کو یا سمٹمز کو ڈسکس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ روٹ کاز تک پہنچا جا سکے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح اس ٹاپک کو لے کر چلنا چاہیں گے، یہ بہتر ہے میرے خیال سے کہ پہلے کیا سمجھتے ہیں کہ ویژن فار کمیونٹی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیں پہلے کن چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے آگے ہم لے کر جا سکتے ہیں۔ Yes, thank you so much for inviting me. This is a topic that's closest to my heart, I think, from all topics, the idea of the future and the vision. And I really appreciate that you're giving this time. And perhaps we could give more time to this to break down the things that I'm going to lay out today, because it's a huge undertaking and it's a huge agenda. I worked on this in 2015 with some of the Shia ulama, Maulana Sayyid Muhammad Rizvi and Agha Muhammad Musavi and various others who were involved at the time, Maulana Musharraf Hussaini, many people, and they all thoroughly supported us, Sheikh Ahmed Hanif, many people who were spiritually very accomplished and politically very astute, did help us in trying to push this. And in fact, we launched what was called the Muslim Manifesto in the House of Lords, amongst lords and other dignitaries who we'd invited, and we presented a plan, an agenda, a manifesto. Abhi manifesto basically kya hota hai ki ye ek vision hoti hai. It's like mukammal aapka ek soch hai ki ye hamari samajh lein ke کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے گولز ہیں، ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، ہمارے ٹارگٹس ہیں، اور میں صرف اس کو فی الحال یو کے کے لیے یا ویسٹ کے لیے میں وہ پریپیئر کر رہا ہوں، لیکن یہ اپلائی ہو سکتا ہے مسلمان ملکوں میں بھی۔ تو دو تین چیزیں ہیں، کیا چیز اس نے اس کی انسپریشن کیا تھی؟ پہلے تو قرآن پاک کی یہ انسپریشن ہے، پھر یہ حضور پاک کی جو اسٹیٹ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو بنیادی مدینہ میں جو مدینہ کی ریاست ہے وہ تھی، اور تیسرے نمبر پہ امام علی اور امام حسن علیہ السلام کی دونوں پیریڈز ان آفس، ان لیڈرشپ، ان پر بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ بیسس اس پر بھی ہے، لہٰذا اٹس ویری لنکڈ ٹو آور اسپرچل روٹس اینڈ آور قرآنک روٹس۔ اور اس کی دوسری طرف جو انسپریشن تھی کہ ہر وقت ہم ریئیکشنری طور پہ دشمن کی اور جو غیر اسلامی یا غیر انسانی آئیڈیالوجیز ہیں ان کے ریئیکشن میں ہم ہر وقت وہ کام کر رہے ہیں، وہ نیریٹو سیٹ کرتے ہیں، پرووکیشن کرتے ہیں یا اپنا ایجنڈا چلانے چاہتے ہیں، اور پھر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں۔
चाहे वो LGBT के सिलसिले में हो, चाहे वो जेंडर फ्लूइडिटी के सिलसिले में हो, चाहे उनका डिजिटल इकोनॉमी की तरफ वो रुझान हो, चाहे वो एजेंडा 2030 दुनिया को डिपॉपुलेटेड करने के एजेंडा में हो, या सो कॉल्ड विमेंस इक्वालिटी जैसे वो समझते हैं कि विमेंस इक्वालिटी है उस तरह की हो, हम कॉन्स्टेंटली रिएक्शन में है क्योंकि ताकत और पैसा और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और यूनिटी दुश्मनों में है। वो दुश्मन भी फैले हुए हैं अलग अलग सूट्स में, अलग अलग रंग में। कोई स्टेट की शक्ल में आ जाता है अमेरिका की तरह, कोई मिलिट्री की शक्ल में आ जाता है, कोई डीप स्टेट की शक्ल में वो आती है, कोई जायनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ वो आ जाती है, कोई न्यू लिबरल आइडियोलॉजी के साथ वो दुश्मन सामने आ रहे हैं। वो दुश्मन जो है ना एक रंग में नहीं है, उसने अपने आप को पूरा फैला दिया अलग अलग रंगों में। एजुकेशन सिस्टम में भी वो दुश्मन है, उसके थिंक टैंक्स हैं, उसके तौर तरीके हैं, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि ये दुश्मन शैतानियत के साथ लिंक करते हुए एक पूरा मुनज़्ज़म टारगेट रखता है, एक पूरी प्लान बनाता है। कुरान पाक में तो लिखा है वमकरू वमकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि God they plan and God's plan and surely it is Allah's plan which will prevail। वो तो हमें यकीन है, लेकिन इसमें हमें भी रोल अदा करना है उस प्लान में, अल्लाह ताला की प्लान जो इन समझने में। आप कुरान के पास जाएंगे, हजूर पाक की सुन्नत की तरफ जाएंगे और अहले बैत की सुन्नत की तरफ आप निगाह करेंगे तो आपको प्लान अपनी भी मिल जाएगी। हमने क्या किया, ये रिएक्शनरीज्म में हम अपनी प्लान भूल गए हैं। मेजॉरिटी मुसलमान दुनिया है या हम आम लोग जो है, हमें कोई मालूम नहीं कि ये कोई हमारा डेस्टिनेशन है, कोई गोल है ना। हमने ये सोचा है कि किस तरीके से, अगर डेस्टिनेशन नहीं है, गोल ही नहीं है, तो हमने कोई तरीका भी नहीं सोचना कि किस तरीके से हम किसी मंजिल पे पहुंचे। हम डे टू डे गुजारा करते हैं, जो भी वेस्ट डिक्टेट करता है उसके साथ हम रिएक्ट करते हैं, या अपनी छोटे छोटे मसले मसाइल जो है जिंदगी है उनमें इतने मुबतला हो जाते हैं, और वो भी मसले जो है हम पर वो जकड़े जाते हैं, they pressed upon us। मसलन आपकी मॉर्गेज है, किसने मॉर्गेज दी आपको? उसी सिस्टम ने। और मॉर्गेज का मतलब आपने कभी सुना है क्या है? मॉर्ट लैटिन का लफ्ज है डेथ, गेज ग्रिप, डेथ ग्रिप। इतना मजाक उड़ा रहा है ये सिस्टम कि जब ये आपको जो लेक्सिकॉन, जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है आपकी गुलामी का, वो भी आप पर वो आपको मालूम नहीं है कि क्या करे। मॉर्गेज डेथ ग्रिप उन्होंने आपको रखी है, डेथ ग्रिप ही है क्योंकि 30 साल 40 साल 50 साल आप मॉर्गेज देते रहे, तब जाके वो क्लियर होता है। सो यू कैन सी हाउ ये जो आइडियोलॉजिकल बातें मैं कर रहा हूं, प्रैक्टिकली ये आपकी जिंदगी में वो बिल्कुल असर कर रही है। आपके बच्चे जाते हैं उन्हीं के स्कूलों में, वहां जाके उनको करप्शन के सिलसिले वो मजीद तेजी से वो फैला रहे हैं। जेंडर फ्लूइडिटी, हर किस्म की शैतानियत जो है ना वो जानबूझकर फैला रहे हैं। बहरहाल मेरे कहने का मतलब है कि दुश्मन भी काम कर रहा है, अल्लाह ताला रब की जात तो हर वक्त काम कर रही है, उसकी जात, लेकिन हमको भी कुछ दिखाना चाहिए ना। तो हम क्या दिखाएं? ऑन अ बिगर लेवल, ऑन द ग्रैंडर लेवल, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि दुश्मन के मेन पिलर क्या है। मैंने तो ये सीखा है कि मेन प्रॉब्लम ये है कि एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, और उस सिस्टम न्यूलिबरलिज्म का ये जो शैतानी सिस्टम है इनका, ज्यादातर वेस्ट में से जो उठता है, ये स्ट्रक्चरल एलिटिस्ट सिस्टम है। इट्स नॉट अ फेयर सिस्टम। इसमें असूल नहीं है। जो अमीर है अमीर होता जाता है, गरीब जो है उसको गरीब रखते हैं, एक लिमिट में रखा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि हम इक्वालिटी करते हैं और हम सच्चे हैं, और इतनी फाइनेंस दे देते हैं सिस्टम में कि लोगों के मुंह बंद हो जाएं जहां ये चाहते हैं। सो यूके में, वेस्ट में इतनी इकोनॉमी को वो चलाएंगे ताकि ये लोग कोई रिफॉर्म या रेवोल्यूशन ना मांगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। पाकिस्तान में कुछ और करेंगे, उनको और जो है ना वो कुछ लेंगे। They have different levels of suppressing you in different techniques and different ways depending on your worth। क्योंकि ये वेस्ट वाले जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत शौक रखते थे। 5 साल से ये जायनिस्ट वगैरह और इनसे पहले भी जो मनी लेंडर थे इनके तबके का, वो इनको सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये अपनी नेवी को इस्तेमाल करते थे पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में, अपनी फौजों को इस्तेमाल करते थे, और मकसद ये था कि लूटो पैसा, माल, रिसोर्स। मकसद सीधा सा जो मोरालिटी डेफिसिट वाली स्ट्रक्चरल एलिटिस्ट
सिस्टम सी, उसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया और इंडिया को लूटा, उसी ने मिडिल ईस्ट में जाके इसराइल को बनाया, उन्हीं पावर्स ने अमेरिका को ताकत दी, हिटलर को डिफीट करके तो अमेरिका में जाके अपना वो बेस बना लिया, यूरोप से कॉलोनियलिज्म से हट के अमेरिकन इंपेरियलिज्म इंपोज कर दिया। आज हो सकता है वही लोग चीन में जा रहे हैं और यूरेशियन एक्सिस भी बनाने के चक्कर में, ये लोग सदियों से ऐसे वो गेम खेल रहे हैं। इसमें ये स्ट्रक्चरल एलीट को मैंने आइडेंटिफाई किया। दूसरे नंबर पे मनी पावर, वॉल स्ट्रीट, सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन, ये बैंक्स, ऑफशोर बैंक्स जहां पे ये सारा माल अपना छुपाते हैं, डेट और यूजरी, सूद और डेट और आर्टिफिशियल पैसा, सारा पैसा जो प्रिंट करते हैं उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई मयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने बस बनाया हुआ है कि ये वैल्यूएबल है। वैसे इसका कोई लिंक नहीं है ना गोल्ड के साथ ना कोई और चीज के साथ, ये सिर्फ कागज है और ये प्रिंट करते जाते हैं ये कागज, और फिर आपको जो है ना वो डेट्स में लगाए जाते हैं, और इन्होंने अपना धंधा चलाया हुआ है, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। लेकिन सब लोग क्योंकि आमीन करते हैं इस इल्यूजन को, पैसे की इल्यूजन को हम सब आमीन करते हैं, हम सब वो एक्सेप्ट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अगर हम ना एक्सेप्ट करें तो इस पैसे का क्या वैल्यू रहेगा? नथिंग। उस कागज का कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इसका वैल्यू है और हम लोग मानते हैं कि इसका वैल्यू है। बहरहाल ये अलग डिस्कशन है। एट द हार्ट ऑफ इट इज ये इस तरीके से पैसे के जरिए फिर हमें ये बिल्कुल काबू कर लेते हैं और सूद के तरीके से और कुचलते हैं हमारे ममालिक को, पाकिस्तान वगैरह, इनको डेट्स में डाल के और फिर सूद लगा के ये उन मुल्कों को बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। अगर नहीं मानेंगे फौजें भेज देते हैं या टेररिज्म शुरू कर देते हैं। तीसरे नंबर पे सेक्युलर न्यूलिबरलिज्म, जो लेटेस्ट इटरेशन है इनकी आइडियोलॉजिकल, जो इन्होंने इनके थिंक टैंक्स ने बनाई हुई है। ये थिंक टैंक्स जो है ना, इनको हमें पढ़ना चाहिए और इसके पीछे पढ़ना चाहिए, इसका खात्मा करना चाहिए, इसका तोड़, और इसका तोड़ कुरान पाक में है, इस्लाम में है। हमारा हुजूर पाक की जो ख्वाब थी इस्लामी निजाम की, ये उसका पूरा तोड़ है। हमारा अपना नैरेटिव है जो इनके बिल्कुल ऑपोजिट जाएगा। फाइनली एंड फोर्थ, हमें 360 डिग्री फुल स्पेक्ट्रम रूहानी और प्रोफेटिक वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी को सामने लाना पड़ेगा और चाहिए। उसको मुनज़्ज़म तरीके से उसका पूरा प्रोग्राम एजुकेशन के तौर पे, सोशल हमारे कामों के तौर पे, हमारी इंस्टीट्यूशंस के तौर पे, इसको 360 डिग्री फुल स्पेक्ट्रम, इट हैज टू बी involved in there. I was going to do this show in English, but I've just remembered I'm off on Urdu, so I'm carrying on with नहीं, इस फाइन, अगर आप जिस चीज में भी कंफर्टेबल हो, so ताकि सब लोगों तक आपका मैसेज जा सके, is completely fine if you want to speak in English and if you want to convey your message in that way. Important ये है कि जो चीज इस वक्त कम्युनिटी को पहुंचनी चाहिए, that's what is important. और जो मैसेज कोर है, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं दुनिया के, उस हिसाब से भी हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं होती है। हम सब अपना ज़हन लिए फिर रहे होते हैं और मुंतशिर सोचों से कभी भी किसी मुकाम पे नहीं पहुंचा जा सकता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए विजन, और वो विजन क्या है और उस विजन तक पहुंचना कैसे है, उसके स्टेप्स क्या है। आई वांट यू टू एक्सप्लेन दैट इन प्रॉपर वे। Right. Now I come on to, I've identified the problem and the need. इसमें जो प्रैक्टिकली बातें हैं, what you need first of all is investment. पैसा बहुत जरूरी है। Once आपको यकीन आ जाए कि ये सिचुएशन जो मैं कह रहा हूँ, यकीनन जो मोहसिन कह रहे हैं ये वाकई बात है, फिर नेक्स्ट स्टेजेस करेंगे क्या? पहली तो बात है आपको अपने सबसे जो इंटेलिजेंट माइंड्स हैं उनको जमा करना पड़ेगा कि वो इन चीजों पर वो गौर करें, एकेडमिकली, स्पिरिचुअली, सोशली और मॉरली। इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड डिस्कशन ग्रुप्स होने चाहिए, यूथ को इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि उनमें बहुत सारे स्किल्स आ रहे हैं। कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में काम कर रहा है, कोई आजकल पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन रहा है, कोई अपना अलग, ये जो नया तबका आ रहा है, इनको शुरू से इनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए।
अपने जो एस्टैब्लिश एकेडमिक्स हैं, डॉक्टर नायतुल्लाह अंद्राबी साहब हैं, उलमा हजरात कई जो मैं जानता हूँ, कई और जो सियासत और कल्चर और सोशल में एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी अप्रोच करना चाहिए, लेकिन वो ऐसे एक्सपर्ट्स होने चाहिए जिनका कॉलोनियल माइंडसेट ना हो, क्योंकि वो भी एकेडमिक हैं जो खाते पीते हैं और उन्होंने पूरा सीखा हुआ है वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में, और वही उनकी गीत गाते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज पुश करते हैं, और फिर वो शुगर कोट करते हैं और रैप करते हैं, उसको कहते हैं ये इस्लाम है। डॉक्टर अली शरियाती, डॉक्टर मुर्तजा मुताहिरी जैसे लोग जो थे ईरान में, आयतुल्लाह खमैनी जैसे लोग जो है ना, जो वो एकेडमिक्स थे, वो जो रूहानी थे, वो जो सोशल रेवोल्यूशनरी थे, वो डिफरेंट थे। दे weren't like जो मुसलमान बैठे हुए थे अपने जो चूम रहे थे बादशाहों के हाथ, शाह ईरान की बीवी के हाथ, मैंने वो भी देखा है, मैंने वो भी उलमा देखे हैं, मैंने वो भी सियासतदान देखे हैं जो जाके तो वो सजदे करते हैं इन सऊदी ममालिक में और अमेरिका में जाके ये उनका पूजा करते हैं। उस किस्म के एकेडमिक्स और बिके हुए स्टॉकहोम सिंड्रोम वाले एकेडमिक्स या उलमा की मैं नहीं बात कर रहा, मैं कर रहा हूं इन लोगों की जिनकी मैं मिसाल दी है, और इस तरह के लोग अभी भी हैं जो चला रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनी, आयतुल्लाह सिस्तानी, हमारे कई इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस फील्ड में वो हमें फायदा दे सकते हैं। हमें चाहिए कि अपने लेवल पे यूके में थिंक टैंक बनाओ। थिंक टैंक का मतलब होता है कि हर किस्म, हर शोबे में, हर फील्ड में हमारा एक सोचने का एक चेंबर होना चाहिए रेगुलरली, और उसको फाइनेंस किया जाए, क्योंकि एकेडमिक्स पेपर्स चाहिए, रिसर्च चाहिए। ये विजन आपने बनानी जो है, उसके लिए जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि कोई एकेडमिक आपको कहेंगे, आप उसको कहेंगे कि 3 साल हमें कोई पॉलिसी बना दो एनवायरनमेंट पे, इस्लामी पॉलिसी एनवायरनमेंट पे, वो ओवरनाइट तो नहीं कर सकता। वो काम भी कर रहे हैं, उसने खाना पीना भी है, जाहिर है वो उसका ये शोबा है, पेशा। आप अगर कहेंगे कि पार्ट टाइम करो, वो तो नामुमकिन है, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि सही तरीके से वो बनाए, या करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप अगर सीरियस हैं तो आप रिसोर्सेज, अपनी ज़कात के रिसोर्सेज, खुम्स के रिसोर्सेज, जो भी है, जिस तरीके से भी आप फंड रेज करते हैं, रेज करके इस थिंक टैंक को एस्टैब्लिश करें। उसमें सोशल डिपार्टमेंट होनी चाहिए, उसमें पॉलिटिकल डिपार्टमेंट होनी चाहिए, उसमें कल्चरल एक थिंक टैंक होना चाहिए, उसमें अपने साइकोलॉजी वगैरह भी होना चाहिए, और मजीद और जो भी वेलफेयर के ये सारे थिंक टैंक्स जो है ना, बैठ के असेस करें कि हमारी कम्युनिटी में कमी क्या है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। एक पूरी वो लिस्ट बने, और उसके मुताबिक फिर जो है ना वो काम शुरू करना है। जहां हमारी वीकनेसेस हैं वो फिल करने के लिए पहले हमें वो रिसर्च करके, सबसे बेहतरीन रिसर्च, सबसे कुरान को और सुन्नत को अपने सोच और फिक्र में रख के, बाकी जो मेन स्ट्रीम नॉलेज है उसको भी जमा करके एक शुरू करें कि हमारा एक नजरिया क्या है किसी चीज पे। पॉलिटिक्स पे मैं ले लेता हूं, पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स, दो चीजें जो मैं जानता हूं कि हम नहीं करते। पॉलिटिकल साइंसेस में हमारी यूके में मसलन हमारा क्या विजन होना चाहिए। हमारे तकरीबन 7-8 मिलियन मुसलमान बन गए इधर यूके में। सो पॉलिटिकली हमारा क्या मैनिफेस्टो है? हमारी आवाज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा जो एजेंडा है कौन पेश कर रहा है? कहां हमारा आवाज जा रहा है कि ये मुसलमानों का सियासी नजरिया है, और ये हमारा नजरिया ब्रिटानिया के लिए है, और ये नजरिया दुनिया के लिए है। कहां है वो थिंक टैंक? इसमें ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पॉलिटिकल थिंक टैंक जो आपका है ना, वो पूरा पॉलिटिक्स का मतलब है कि अफेयर्स ऑफ द पीपल, आपके तमाम जो अफेयर्स हैं उस थिंक टैंक में डिस्कस किए जाए, और सबसे बेहतरीन माइंड, और सिर्फ यूके में वाले माइंड ना हो, पूरी दुनिया से आप उठाएं, ईरान की यूनिवर्सिटीज में इसे उठाएं लोग, आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जहां भी आपके सबसे बेहतरीन माइंड है, बजाय इसके कि उन दिमागों को आप यूएस और यूके को दे दें, आप खुद उनको फाइनेंस करें। क्यों जाते हैं अमेरिका के थिंक टैंक्स में? क्यों लोग ये जाते हैं, वली नसर जैसे लोग, और ये जो भी हैं, जो साइंटिस्ट हमारे हैं, क्यों जाके उन इंस्टीट्यूशन में जाते? क्योंकि माल मिलता है, पैसा है वहां। फिर जाके जो उनकी ब्रिलियंस है, जीनियस, पाकिस्तान में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा, या डेफिनेटली इन द टॉप 3 or 4 सबसे ज्यादा जीनियसेस पाकिस्तान में हम पैदा करते हैं हमारे। लेकिन वो जीनियसेस कहां जाते हैं?
majority जो है वो दिए जाते हैं इसी system को. So we need to create a think tank, we need to fund it, we need to bring the best brains into it, and they need to define our strategies and policies. This is a process. ये overnight game नहीं है. So पहले तो ये है. दूसरी बात है कि immediately जो मैं विजिबली जो लोगों को दे रहा हूं, जो आपकी मिसिंग है, एक तो ये थिंक टैंक है, लेकिन थिंक टैंक का जब ये आइडियाज निकालेंगे या कोई पॉलिसी बनेगी या कोई ब्रॉड आइडियाज होंगे, जरूरी नहीं है कि आपकी बहुत डिटेल जो है ना वो पॉलिसीज हो, लेकिन आपको उसको जाहिर भी करना है. अभी हर फत्तू खैरा जो है ना हर टॉम डिक एंड हैरी जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं आजकल, इधर चैरिटीज पर. ये भी एक चक्कर है कि लोग जो है वो अपने अपने धंधे चला लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि डिवाइड एंड रूल हो. लेकिन अगर एक मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों का ये थिंक टैंक हो, तो उसको उसकी एक्सप्रेशन के लिए कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं. आपको चाहिए कि एक एथिकल पार्टी इस्टेब्लिश करें, एक सियासी जमात. उस सियासी जमात को ये थिंक टैंक फीड करेगा, और वो सियासी जमात उसमें सुन्नी भी हो, शिया भी हो, हर रंग के हो, उसमें आप ये आइडियाज जो हैं जो फैक्चुअल और एविडेंस बेस पे जो पेश करें. ये नहीं है कि शिया के बेसिस पे या मेरे जज्बाती सुन्नी बेसिस पे, ये नहीं. आप लॉजिकल रैशनल अपनी रिसर्च करके, अपने स्टेटिस्टिक्स के बैकिंग पे, अपने थिंकर्स के बैकिंग में ये पॉलिसीज आप दें एथिकल या मॉरल किस्म की पार्टी को, और वो पार्टी इन आइडियाज को जनरल पब्लिक, पूरी यूके की आवाम को पेश करे. These are just two institutions I'm talking about. I'm not going to go to education or social welfare or psychological, कहीं और है, लेकिन मैं सिर्फ political और economic में अभी गौर करूंगा क्योंकि it's too big a field, otherwise I get stretched. I won't be able to do it. But politically, you need this institution, or you need the think tank, and you need the political party. Because these are physical manifestations, और फिर इन दोनों को आपने फाइनेंस करना है. जिस तरह आप मस्जिद को फाइनेंस करते हैं, जिस तरह आप ड्यूटी समझते हैं कि हम गुड कॉजेज को पाकिस्तान में दें, या जो यतीम हैं, वो सारे अच्छे कॉजेज हैं. लेकिन अगर आप देखें हुजूर पाक की सुन्नत, आया उन्होंने अपने पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए वो फंड्स नहीं इस्तेमाल किए. उम्मत का जो टैक्स था, जो जिजिया आता था, ये जो वो डिफेंस के लिए नहीं इस्तेमाल करते थे. फौज कहां से उनको फंडिंग मिलती थी मुसलमानों की फौज को? उनके जो खास जो लोग काम करते थिंकिंग के डेवलपमेंट, उनकी दाल रोटी नहीं थी. नहीं, हुजूर पाक ने दिया था, पूरा सिस्टम था. उन्होंने मार्केट भी बनाया, इकोनॉमिक सिस्टम भी बनाया. बल्कि उन्होंने यहूदियों का ये था कि उस वक्त उन्होंने जो उनकी मार्केट प्लेस थी, जो मोनोपोलीज आजकल के कॉर्पोरेशंस की तरह मोनोपोलीज कर रही थी, उसको उन्होंने उसके मुकाबले में उन्होंने जगह दे दी. और जो बदू और अरब जो ट्राइब्स थे, उनको भी अपना मार्केट उन्होंने सेट करने दिया, और उनको टैक्स भी नहीं किया काफी अरसे से कि ये खड़े हो जाएं, ताकि कंपटीशन शुरू हो, और वो जो मोनोपोली थी और हाई प्राइसेस थे उनको काटा जाए. यानी हुजूर पाक ने सॉल्यूशंस दी थी बिकॉज ही हैड इंस्टीट्यूशंस, और उनकी सियासी ताकत थी. तो उन्होंने फिर वो मदीना में वो सियासी ताकत इस्तेमाल करके इंसाफ के तौर पे उन्होंने पॉलिसीज को, लेकिन ये पॉलिसीज जो हुजूर की थी वो कोई वैसे तो नहीं हुए. ही थॉट अबाउट देम, दे हैड अ कुरानिक लिंक. वो एग्जांपल दे रहे हैं. उन पॉलिसीज को हमने जाके दोबारा देखना है, उनकी पॉलिसी एनवायरनमेंट पे, कि कोई इधर मदीना में कोई दरख्त गैर जरूरी तरीके से उसको काटना नहीं है. जानवरों को एक पूरी हद में उन्होंने एक बनाया हुआ था कंजर्वेशन एरिया, जहां जाके आपको उनको हंट नहीं कर सकते थे, ताकि वो पैदावार उनकी जारी रहे. He made policies, environmental policies, balanced policies, political policies, economic policies. This is what I'm proposing here, even as a diaspora community. नहीं, गवर्नमेंट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हुकूमत को भी, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम यूके की या वेस्ट की आवाम को इन्फ्लुएंस करें. वेस्ट की आवाम को पूछेंगे कि मुसलमान कौन है, उनको कोई मालूम नहीं तुम्हारा क्या मैनिफेस्टो है. उनको सिर्फ ये मालूम है कि ये आईसिस के साथ लिंक है, इनकी ये हिजाब जबरदस्ती पहनाते हैं औरतों को, ये मेडिवल तौर के जो है ना ये इनके ख्यालात हैं.
ये गेज को जो इन्हें पसंद नहीं करते, ये हर जो इनकी पॉलिसी, ये मुसलमानों के बारे में ये चीजें जानते हैं, आपके बारे में ये जबरदस्त जानते हैं, क्योंकि वो जो दुश्मन की मीडिया है वो इनको सिखाती है। लेकिन आपका जो इंसानियत का प्रोग्राम है वो बिल्कुल नहीं जानते, दे हैव नो आइडिया। तो लिहाजा ये सियासी पार्टी, ये थिंक टैंक इस निजाम को सामने लाएगा। अभी उसकी पॉलिसीज क्या हो सकती हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में I'll give a little break because I've now given you 2 institutions. आपको 2 institutions में दे दी है कि ये institutions बनानी है। अभी उनकी content क्या है, किस तरफ लेके जाएंगे, क्या विजन है, I can go on to that for you. बिल्कुल मोहसिन भाई, इस पे भी हम जाते हैं, और साथ में थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो ज़ाहिर है इसके लिए हमें टीम्स की ज़रूरत है, उन मुखलिस और समझदार समझें माइंडसेट के लोगों की जो नैरो माइंडेड ना हो, तो ऐसे लोग तलाश करना, ऐसी टीम्स बनाना, और वो मुखय्यर हजरात, यानी ये तो वो प्रॉब्लम्स मैं बात कर रही हूँ, सिम्टम यानी कि मसाइल के जो इस राह में हमारे पास हैं, ये भी एक ज़ाहिर मसला है। तो उसके बाद फ़र्ज़ करें, बिलफ़र्ज़ हाइपोथेटिकली अगर हम सोच लेते हैं हमारे पास टीम्स भी बन गई हैं और हमारे पास फाइनेंस भी आ गए हैं, और हमने 4-5 साल, मसलन 5 साल पर पॉलिसी हम दे देते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पॉलिसी है उसको 5 साल हमने अपने थिंक टैंक को दिए हैं, और 5 साल मसलन हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको दिए हैं कि जो इस्लाम की बुनियादों पर एक बेहतरीन जो सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराएं, जो ईस्ट और वेस्ट दोनों में एक वे से चल सकता हो, या कहीं जो भी हम ज़ाहिर डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटीज़ या जो भी हमारी उस पर डिपेंड करता है। तो ये फिर सब चीज़ें चलेंगी कैसे, और हम इन अपने लोगों को कैसे इस प्लान तक ला सकते हैं थोड़ा सा। तो बाकी मैं चाहूँगी कि पहले आप सिस्टमेटिकली चीज़ें बयान करें, वो ज़्यादा अहम है, फिर प्रॉब्लम्स को फिर हम उसके बाद देख लेते हैं साथ साथ। देखें, पहला सबूत मैं दूंगा कि सिर्फ शिया कम्युनिटी में हम ये सबूत दे सकते हैं कि मेरे खोजा भाई जो है, खोजा हजरात, ये भी इंस्टीट्यूशंस तो चलाते हैं ना, सब इमाम बारगे हमारे चल रहे हैं ना। किस तरह चल रहे हैं? वॉलंटरी बेसिस पे, लेकिन इनकी फंडिंग आती है और इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां सच है वो सच है। ऑर्गेनाइजेशन इस लिहाज से कि इफिशिएंसी, उनको चलाना, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी डिलीवरी, उनका कंटेंट, उनकी प्लानिंग सब कर लेते हैं। सो तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारी कम्युनिटी में सलाहियत है कि हम ये इंस्टीट्यूशंस बना भी सकते हैं, थिंकिंग भी कर सकते हैं, और आगे डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग कर रहे हैं उनका सोच बड़ा एक महदूद, नैरो माइंडेड है। वो बड़े पैमाने पे सोचने पर डरते हैं, सियासत से डरते हैं, इस इस्लामी सियासत से डरते हैं, इस्लामी इकोनॉमिक से डरते हैं, और वो हमारा जो असल मकसद है, हुजूर पाक की जो ख्वाब थी, जो ड्रीम है, उसकी तरफ नहीं पूरा जाना चाहते हैं। वो सिर्फ इस तक महदूद रखना, वो जो रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करना चाहते हैं, और ये बुनियादी कमजोरी है। और मेजॉरिटी जो लोग हमारे लीडरशिप में हैं वो यही चाहते हैं, क्यों? इसमें आसानी है। मैं कहता हूं कि अलग जरूर रखें, लेकिन एक को बिल्कुल इग्नोर तो ना करें ना अपने इमाम बारगों में सियासत लाएं, ना इकोनॉमी की बातें करें, ना कुछ भी ना करें लेकिन उन इमाम बारगों में सोशल थिंक टैंक का जो पॉलिसी मेकर, वो तो जाएगा ना। एजुकेशन की जरूरत तो है ना, आपको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर वहां वो हाउस करना चाहते हैं, वो तो बेशक अपने दीनी अदारों में कर सकते हैं, और उसी इंस्टीट्यूशन में ही आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले वो सोच होनी चाहिए कि असल क्या है। ये नहीं है कि आप कॉपी एंड पेस्ट करें वेस्ट के जो सिस्टम है, और हमें फोर्स करें कि जो वही कह रहे हैं वही हम करें, या वो रिप्रोडक्शन करें जो वो। ये इस्लामिक एजुकेशन तो नहीं है ना, जो वेस्ट वाली है, बिल्कुल उसी को अपना के हम करें उसके सिस्टम्स जो है। इट्स नॉट राइट। चलें, ये मैंने क्लियर किया कि पहले तो हमारी काबिलियत है, हमारे सिस्टम भी हैं, और इंस्टीट्यूशंस भी हैं। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस मिसिंग है, जिससे ये डरेंगे, सियासी इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिकल थिंक टैंक समझ लें, या कोई इस तरह की जो ना डीपर ऑर्गेनाइजेशन, वो फिर सेपरेट बनाएं, उसको सेपरेट फाइनेंस करें और फंड करें,
उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए इस सेक्शन से, उनको अलग अलग चीज अलग रखें, लेकिन एक्चुअली कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम तो नहीं ये कंपार्टमेंट्स करता। इस्लाम में ये कंपार्टमेंटलाइजेशन की जो ट्रिक है ये तो नहीं है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। एजुकेशन इज अफेक्टेड बाय पॉलिटिक्स, योर एजुकेशन इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में एजुकेशन इफेक्ट होता है, सोशल में पॉलिटिक्स आता है, पॉलिटिक्स में कल्चर आता है, कल्चर में सोशल आता है। हाँ, ये जो आर्टिफिशियल बैरियर्स हैं ये वेस्टर्न एकेडमिक्स की एक ट्रिक है, ये भी एक नैरेटिव उन्होंने जो चलाया है कंपार्टमेंटलाइज करने का। ये मकसद है कि लोग पूरा जो है ना वो सिस्टम ना समझे और होलिस्टिक कोई सोल्यूशन ना बनाए, कंट्रोल उनमें। लेकिन उनको सब पता है, जो ये मनी माफिया कंट्रोल वाले हैं, या जो स्ट्रक्चरल एलीट हैं, या एंग्लो ज़ायनिस्ट इंपीरियलिस्ट हैं, ये सब चीजें देखते हैं और उन चीजों को देख के उस नॉलेज को जमा करके फिर वो होलिस्टिक एक पॉलिसी बनाते हैं, सारा नॉलेज लेके थिंक टैंक से, फिर आगे जो है ये पॉलिसी सेट करते हैं और अपना जो है और माल लगाते हैं, और फिर फौजें, डीप स्टेट, सोशल इंजीनियरिंग, एनजीओज सबको इस्तेमाल करते हैं अपने एजेंडा, अपने नैरेटिव को एडवांस करने, अपने मंजिल तक पहुंचने की। हमें भी यही चाहिए कि ठीक है अलग रखो, सेपरेट रखो, बट एटलीस्ट हैव देम। You don't have a political think tank that's of any value in my eyes. You do not have a political party that represents Islam in the non-takfiri, the non-Anglo-Zionist deep state way. हमारा वो इस्लाम तो नहीं है जो ये लोग narrative push कर रहे हैं। ना वो वहाबियत वाला है, ना सऊदियों वाला है, ना वो ये तकफीरियों वाला है। हमारा इस्लाम अहले बैत का है, रसूल का है, अल्लाह ताला का है, कुरान का है। तो उसको हम मुनज़्ज़म तरीके से पेश करें। That's very necessary in lots of ways. Now, so I would say those systems do exist, and I used to use the Khoja communities as an example, but the other communities have these things, and we shouldn't have Khoja or Punjabi or Iraqi. We should be one. We should all collectively realize that this political think tank and this political party represents all of us, and in fact, it represents the Ahl Sunnah, because our theological views or eschatological views about religion don't affect this. आप अगर मानेंगे इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, या आप मानते हैं कि वो पैदा हुए और फिर आएंगे, बात तो एक ही है। बुनियादी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुरान एक है, रसूल एक है। अहले बैत को मानते तो है ना, सुन्नी हजरात, ये नहीं है कि नहीं मानते, वो सिर्फ ये है कि वो लोगों में, और उनमें भी ये 12 इमामों का एहसास और कि इमाम आ रहे हैं, और ये तो हमारे भी स्कूल ऑफ थॉट में है, हमें कभी नहीं बताया गया। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज हमने देखा है इस वक्त अहले सुन्नत साइड पे, कि इस पे भी डिबेट्स होती हैं। लेकिन बहरहाल मैं चाहूंगी अब अहम पॉइंट्स हैं वो जल्दी जल्दी मुकम्मल करें ताकि हमारी चीजें अहम रह ना जाए। Now, what are the common ground? What are the common policies? Just some. I've got 44 points here. अगर मैं पूरे 44 एक प्रोग्राम में वो खत्म नहीं होगा, लेकिन let me do my best to try and give you a flavor, an idea of what kind of things, हमारी मंजिल क्या है, हमारा मैनिफेस्टो क्या है, और ये थिंक टैंक को इस मैनिफेस्टो, इन आइडियाज पे काम करना पड़ेगा और डिटेल लाना पड़ेगा, और सियासी पार्टी को इन चीजों को फिर पब्लिक में पेश करना पड़ेगा. That's the idea. So, first of all, working towards a fair, safe society which provides an inspiring vision of the UK or any Western country or Muslim country as an inclusive, multicultural model of best practice, both here and on the international stage. कोई problem है किसी को इसमें? Number 2, promote good relations, understanding and cooperation between all the UK's communities. Number 3, defend the right to an authentic spiritual way of life, in all its shape and forms, living in acceptance of those of other religions and none. You could push forward opposing all forms of hate crime, including Muslim hate crime, anti-Semitism, and all of these things genuinely with laws. You could support efforts to accurately remember Muslim and non-Muslim history. So don't give people a one-sided history. एक तरफा हिस्ट्री जो हमें सिखाई जाती है, इंपीरियल हिस्ट्री नहीं, एक होलिस्टिक हिस्ट्री जो इंसानियत को सेलिब्रेट करती है, वो हमें पेश करनी चाहिए. I'll just get this light back on. I lost my light. Oh, it seems to have gone. Apologies. But anyway, so there's just a few.
then support efforts to accurately remember the Muslim and non-Muslim histories, oppressive and genocidal actions against any peoples. जब history आप सिखाएंगे genuine, लोगों को context मिलेगी. जब एबोरिजिनीज और नेटिव अमेरिकन्स की जो तबाही हुई थी, या ब्रिटिश एम्पायर का जो असली रूप था वो सामने होगा, बल्कि मुसलमानों के एम्पायर्स का असली रूप जो था जो सामने होगा, वो फिर डिल्यूजन्स जो होती हैं ना, चाहे मुसलमानों में है चाहे वेस्ट में है, वो खत्म हो जाएगी और वो समझेंगे कि ये ऑपरेशन और ऑप्रेस्ड का जो फर्क क्या है. So you need to teach history to children properly. You know, you can commit to ethical British foreign policies that uphold the human rights of all people. जो policies ब्रिटानिया की गवर्नमेंट या वेस्ट में अच्छी हैं, जो इस्लामिक तौर पे वो अच्छी हैं, उनको तो नहीं रिजेक्ट करेंगे हम, उनको बल्कि हम सपोर्ट करेंगे और उनको और मजीद उनका वजूद बढ़ाएंगे. Affirm the importance of faith schools with overall provision. क्योंकि faith school के पीछे पड़े हुए थे ना, they want to get rid of religion from education by and large. So we must be strong that faith schools must have their full rights, but independently. ये नहीं है कि वेस्टर्न का जो है ना वो डायट फेथ स्कूल्स में दिया जाए, हम अपना इंटेलेक्चुअली वो बनाएं जो हकीकत वाला एजुकेशन फेथ का है. Which say celebrate and support, you know, heritage and cultural institutions, especially those ones जो बेगैरती की तरफ नहीं जाते. जो भी morality वाली cultural manifestations है, उनका हम पूरा support करने के लिए तैयार होंगे. Significantly reduce poverty in all communities. I mean genuinely. इसका मतलब है कि हम जाके, जैसे मैंने कहा था, हम इनकी economic institutions पर भी तनकीद करेंगे, उनकी expose करेंगे, जहां अमीरों को नाजायज तरीके से ज्यादा अमीर किया जाता है, जहां कानून ये उनको ये अपॉर्चुनिटीज देती हैं, उन पर पूरी गौर करनी चाहिए और उसका इम्बैलेंस खत्म करना चाहिए. मसलन ऑफशोर बैंकिंग, ऑफशोर जो अकाउंट्स होते हैं, ये सब लोग जिनमें कोई वो तफ्तीश नहीं है, कोई हम देख नहीं सकते, और ये यहाँ का बरतानिया का पैसा लूट कर भी ये उन ऑफशोर अकाउंट्स में डालते हैं. पब्लिक का पैसा जो है ना उधरी वो भी छुपाते हैं, यानी होर्डिंग हो रही है. ये व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं ना मोहसिन भाई, आप बेहतर जानते होंगे, और वो भी उसमें भी बहुत सारा पैसा जो होता है वो लूटा जाता है, लेकिन हम सरफेस पे वो चीजें नहीं आती हैं समटाइम. जी बिल्कुल. ये इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया ना छुपाने का, क्योंकि हर गोल्ड माइन अगर आपके पास है, हर कॉपर माइन दुनिया में का आपका वो होल्ड है उस पर, अगर दुनिया की कॉमन्स, और ये मैं बात भूल गया था इनिशियली, मैंने हायरार्की की बात की थी, यूजरी की बात की थी, पैसे की और रूहानियत, लेकिन एक चीज मैं भूल गया था, ये जो कॉमन्स जो है, जमीन, दुनिया की जमीन, अल्लाह ताला ने कहा था ये मेरी गिफ्ट है और आप इस दुनिया में फुल आपका हक है, जाओ और अपना रिज्क आप लें, ये मैंने हक दिया. लेकिन ये कॉमन्स जो है ना, अल्लाह ताला का कोई और फरमान है. हमने क्या किया है, हमने लूट मार शुरू कर दे. कोई जाती तौर पे करता है, इंडिविजुअली कोई लूट मार कर रहा है, सोसाइटी के बेसिस पे कोई कर रहा है, नेशनैलिटी के बेसिस पे, लेकिन लूट मार ही चल रही है और पाबंदियां लगा रही हैं और ओनरशिप इस तरीके से वो दी जा रही है कि वो नाजायज तरीके से. बिल गेट्स जो है ना वो 250,000 एकड़ खरीद सकता है और फिर क्या करेगा उसके साथ, वी डोंट नो. ये जाहिर है दिस इज रॉन्ग. एक कुरान पाक में ये तो लिखा है कि ठीक है जाओ कमाओ, दौलत कमाओ, लेकिन हलाल तरीके से. इन्होंने हलाल तो नहीं कमाई ना, नंबर 1. नंबर 2, ये फिर होर्डिंग करते हैं, उसकी फिर वो फायदा भी नहीं देते पब्लिक को. तीसरे नंबर पे ये जो है ना वो जो उसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल ही नेगेटिव कामों के लिए वो करते हैं. सो मूविंग क्विकली अलोंग, we as Muslims, we could acknowledge, and support reasonable measures to tackle all prejudice properly. We could support and actively challenge the existence and influence of secret societies and the increasing domination of transnational corporations. ऊपर से ना दिखाएं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेबर है और टोरी पार्टी है और ये हम डेमोक्रेसी चला रहे हैं. हकीकत में तो वो कोई डेमोक्रेसी नहीं. हकीकत में तो वो उनके पीछे सब वही फाइनेंसर हैं
اور وہ جو منتر ان کو دیتے ہیں وہ یہی منتر پڑھتے ہیں. مجھے کیر سٹارمر اور رشی سنک کے درمیان ڈفرینسز بتائیں, پالیسی ڈفرنس کون سے ہیں؟ ٹیل می. ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے امریکہ میں, اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ سب جنگ پر منظم ہے, اسلام کے خلاف منظم ہے, دنیا کو لوٹنے پر منظم ہے, اپنے غریبوں کو اور غریب کرنا اس پر منظم, جنگ کرنی اس پر منظم ہے. کون سا ڈفرنس ہے؟ لیبر پارٹی نے بھی ہمیں ٹونی بلیئر وغیرہ وغیرہ انہوں نے وہ عراق کی جنگ کروائی تھی نا, صرف ٹوریز تو نہیں کیا. جو بائیڈن نے جتنی جنگیں شروع کی تھی ایز اے ڈیموکریٹ, اتنی ریپبلکنز نے نہیں کی. ٹرمپ نے نہیں کوئی نئی جنگ شروع کی, اس نے صرف وہ جو تھی وہ جاری رکھی, لیکن نہیں تو یہ بائیڈن کرتا ہے. یعنی یہ جو بائی پارٹیزن ٹو پارٹی اسٹیٹس جو انہوں نے بنائے, یہ بھی ایک چکر ہے. سو ہم چاہتے ہیں اصل جمہوریت, اصل ڈیموکریسی بیسڈ آن مورالٹی, اور وہ بھی نہیں کہ ہر فتو کہہ رہے کہ ہم کہیں کہ یہ ڈیموکریسی بنائیں. اگر وہ امورل چیز کرتے ہیں یا انلیگل چیز کرتے ہیں یا فتنے والی کوئی ڈیموکریسی, فتنے والی کوئی پولیٹیکل پارٹی چلائیں گے یا غیر انسانیت کے بیسس پہ کریں, ان کو آپ کہیں گے کہ ان کو سیاست میں آنے دیں. ان کو آپ اپنے بچوں کو رسک کریں گے کہ اس طرح کے ظالم جو ہیں وہ آئیں اور پولیٹیکلی وہ کبھی ایک دن وہ جیت جائیں اور وہ کنٹرول کریں آپ کے بچوں پر اور ظلم کریں؟ نو, عقل نہیں تسلیم کرتا کہ آپ جس طرح یہ ڈیموکریسی چلاتے ہیں وہ ڈیموکریسی نہیں, یہ جھوٹ ہے. ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس پر وہ سوال کرنا پڑے گا اور ثبوت پیش کرنے پڑیں گے کہ کہاں کہاں یہ غلط ہے. سو یس, وی فور ڈیموکریسی آف اے سورٹ, but we want a divinely inspired and a moral and a ethical, truly ethical politics and political parties. Acknowledge also things like over-sexualization must be tackled. Hyper-sexualization. پبلک میں سیکشلائزیشن کرنا اور انسانوں کو بربریت کی طرف لے جانا اور بچوں کو ایکسپوز کرنا ہائپر سیکشوالٹی میں ایک نادان عمر میں 3-4 سال, یہ تو میں کہوں گا کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ پیڈوفیلیا بن جاتا ہے. بالکل اسٹیٹ اسپانسرڈ پیڈوفیلیا مینس پہلے گرومنگ کریں گے نا, 3-4 سال کے بچے کو آپ سکھائیں گے کہ کیا چیز ہے, وہ نادان ہے, اس کو معلوم نہیں ہے, ان کو پہلے پریپیئر کریں گے, اسی لیے وہ انڈر ایج پھر وہ یہ پیڈوفیلیا کروا سکیں گے نا ہائی لیول پہ. اس لیے وہ یہ پالیسی سیکس ایجوکیشن کی وہ لا رہے ہیں تاکہ لوگ بچوں کو گروم کیا جائے اور وہ ان کو نرم کیا جائے, تیار کیا جائے ان کاموں کے لیے. اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ یوٹیوب اور یہ فری پورنوگرافی کے سائٹس, باقی ساری کلچرل اٹیک باقی بھی دے رہے ہیں ٹک ٹاک میں. یہ ان کا پورا منصوبہ ہے کہ بچوں کو جو ہے نا ایک ولنریبل بنائیں, ان کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کریں, ان کو دین سے دور کریں, ان کو ایک سیکشل آبجیکٹ, ایک انڈیویجولسٹک نارسسسٹک شخصیت بنا دیں, اور اس کو ہم نے اپوز کرنا ہے. اس پالیسی کو ہم نے اپوز کرنا ہے, اس کو ایکسپوز کرنا ہے. جو انسٹیٹیوشن سیکرٹ انسٹیٹیوشنز, چاہے وہ تھنک ٹینکس ہیں, این جی اوز ہیں, ان کو ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور آلٹرنیٹیو ایجوکیشن کا ایک ویژن دینا ہے, کلچر کا ویژن دینا ہے. وی کوڈ فار انسٹنس so tackling over sexualization, hyper sexualization in public places, یہ adverts ہم روز دیکھتے ہیں, ان کو oppose کر سکتے ہیں. Forgive upon porn and all these things, you can at least say ban, for instance, the posters, the boards in which women are used as sexually objectified sales objects. Why are you selling women and men now through their bodies? What's the logic? You're stimulating people every 7 seconds with sexualism, sexuality. For what? For sale of a product? تو جب بار بار یہ کریں گے ایڈورٹائزنگ میں, یہ بے غیرتی کرتے رہے گے, تو کس طرح کی پبلک آپ پروڈیوس کریں گے؟ اٹس اے سیکشولائزڈ پبلک. سیکشولائزیشن کو ویپنائز کر رہے ہیں آپ, اینڈ یو آر انفیکٹنگ little children, and this is problematic, so we have to fundamentally oppose this as a political force.
So you could provide more holistic and relevant curriculums, as we discussed, on history level. Why aren't we taught science of an Islamic Arabic scientist? Why do you never hear about Ibn Haytham or any of the other Ibn Khaldun or Ibn al-Biruni or Imam Ja'far as-Sadiq al-Islam, more importantly, about our scientists? Why aren't you taught about Imam Raza al-Islam? Why do we only learn about Western scientists from the 16th century onwards? Most of their knowledge was acquired from the Muslim and the Arab world, and perhaps the Greek world before that. But कोई acknowledgement जानबूझ के नहीं कर रहे ना अपने curriculum में, हालांकि multicultural society कहते हैं कि हमारा भी हिस्सा है, तो करो. When 15 or 20 million Muslims live in the UK, and in Europe it becomes maybe something like 50, 60 million, 70 million, maybe more, and we become, say, 20 or 30% of the population, ये सियासी पार्टी और ये मंसूबा और ये मैनिफेस्टो आपका एक ताकत रखेगा, क्योंकि हर पार्टी जो जीतती है 25-26% वोट के साथ जीतती है. मुसलमान जहां रहते हैं वो एनक्लेव्स बन जाती हैं, वहां पूरे आपने कंट्रोल कर लेना है. लेकिन आज तक तो मैंने देखा है कि मेजॉरिटी मुसलमान जो सियासतदान हम बेचते हैं वो लेबर या टोरी पार्टी के जरिए वो आते हैं, और फिर वो जो है उनके पिट्ठू बने होते हैं, उनके गीत गाते हैं, और कोई इस्लामी सोच है ही नहीं है, वो बस सेक्युलर न्यू लिबरल पपेट्स हैं. तो हमें इस तरह के लोगों को आगे नहीं करना, इलेक्ट नहीं करवाना. अपने इलाकों में अगर लेबर और टोरी को डंप करना है वो डंप करो, अपनी पार्टी बनाओ और उस पर लड़ो, और उसका अपना मैनिफेस्टो होगा. फिर अगर इलेक्ट हो गया वो इंसान, वो अपने आपके मैनिफेस्टो मंसूबे पर इलेक्ट हो, ना कि लेबर पार्टी सेक्युलर न्यू लिबरल एजेंडे पे, ना टोरी की जो कंजर्वेटिज्म के एजेंडे पे, आप अपने एजेंडे पे. एंड व्हेन देयर इज 15-20 मिलियन पीपल, आपकी मूवमेंट है ना. मैं उसके लिए सोच रहा हूं कि आप अभी तो आप कह रहे हैं हम माइनॉरिटी हैं, अभी भी तुम लोग इमिग्रेंट बनना चाहते हो, अभी भी आप शुक्र अदा करना चाहते हो शहजादे. आई थिंक सो हमारी जो साइकी में गुलामी है ना, आई थिंक सो वो हमारा बहुत बड़ा लिमिटिंग प्रॉब्लम है कि हमें वो लिमिट कर देता है और हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता. कि हम सोचते, अगर हम यहाँ पे फर्ज करें इमिग्रेंट जो माइग्रेंट भी हैं, तो हम यहाँ पे हर कोई अपना पैसा लेकर, अपनी एनर्जी लेकर, अपनी स्किल्स लेकर आया है. कोई मुफ्त में तो फिर भी नहीं इन्होंने आपको नेशनैलिटी दी ना. आपकी लाइफ के 20 साल, 25 साल, 10 साल लिए हैं. आपका जो पिछले, अब जो लोग आप समझे कि इस वक्त भी लोग आ रहे हैं, वो भी अपना जिंदगी की कमाइयां बेचकर फिर वो आ रहे हैं. तो आपको फ्री में तो वो वैसे भी कुछ नहीं दे रहे हैं. और इवन आप यहाँ एज ए रेजिडेंट या एज ए नेशनल भी हैं, तो आप टैक्स पेयर हैं, आप हर जगह अपनी चीज का टैक्स पे कर रहे हैं. तो आपको फ्री में तो कुछ भी नहीं दे रहे हो, जो आप गुलामी में जिए यानी. तो आप इस गुलामी में खुद कैद हैं. इससे कैसे निकलना है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू. पर मैं चाहूंगी आप जल्दी जल्दी अपने पॉइंट मुकम्मल करें ताकि हमारी जो पॉइंट्स ना रह जाएं, क्योंकि वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और आई थिंक सो अभी 15 से 16 हमारे शायद हुए हैं गालिबन, जो मैं अभी तक काउंट कर सकी हूँ. मैं सारे I don't think I'll be able to cover them, but I'll do my best. Some of them are doubled up as well. But किसी और सिटिंग में इंशाल्लाह उसको मुकम्मल जरूर कर लेंगे, लेकिन अभी हम जितने बयान कर सकें इस पर. Okay. Well, let's go on to another area, for instance, where we might have some positive things. Highlight and promote the movements towards a genuinely sustainable resource-based economy. अभी देखो ये झूठ बोलते हैं, इनके पास हर वो इंडस्ट्री है, टाइडल वेव एनर्जी है. अगर ये इन्वेस्ट करना चाहते टाइडल वेव एनर्जी में, तो इन्होंने क्लीन कट एनर्जी ले लेनी थी बर्तानिया में बहुत वर्षों पहले. अभी 15-20% हमारी आती है टाइडल वेव से, लेकिन ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम बना सकते थे, इतना माल है, लेकिन नहीं इन्वेस्ट की इन्होंने. मकान, सोशल सस्टेनेबल मकान, हर एक इंसान को इस मुल्क में मकान मिल जाना चाहिए था, सोशल हाउसिंग. अगर ये आर्टिफिशियली दूसरी हाउसिंग सिस्टम को वो ब्लोट ना करते, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियली हाउसिंग मार्केट को ऊपर किया, क्योंकि मकान बना नहीं रहे ना. मकान जब नहीं बनाएंगे तो फिर जाहिर है जो है मकान उनकी वैल्यू ऊपर ही जाएगी. अगर सोशल हाउसिंग बनाने शुरू कर दें तो वो जो प्राइवेट मकान है उनका वैल्यू गिर जाएगा. ये वो चाहते नहीं है. तो लिहाजा गवर्नमेंट ने सोशल हाउसिंग बनाना ही बंद कर दिया. आया आप मुझे पूछेंगे इस्लामी तौर पे ये एथिकली मॉरली करेक्ट है कि जो बच्चे आ जाए वो मकान ही नहीं अफोर्ड कर सकते, अपना घर ही नहीं ले सकते, फैमिली नहीं रेस कर सकते सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट ने और ये मनी माफिया ने जानबूझकर
वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप नहीं इन्वेस्ट करें हाउसिंग, सोशल हाउसिंग में, बल्कि जो सोशल हाउसिंग है इन्होंने बेच दी थी, अब खुद पैसा जेब में डाल दिया। वेस्टमिंस्टर काउंसिल का मशहूर केस था कि सारी वो एक्सपेंसिव जो फ्लैट्स थे वो सारे बेच दिए, क्योंकि अमीर का जो ग्रीड था वो उस पर आ गया था, और चाहते थे कि ये तो कल इन्होंने मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, आज देखें 10-10 मिलियन के वैल्यू के वो फ्लैट है, लेकिन जो काउंसिल वाले थे वो भी इसी लेवल पे चले गए क्योंकि इन्होंने बेच दिए। यू कैन सी हाउ द ग्रीडी elitists they steal, they rob थ्रू द पॉलिसीज, लेकिन ये क्लेवर तरीके से करते हैं। ये अपनी वो गवर्नमेंट के साथ मंजूरी लेके, इन्फ्लुएंस दे के, लॉबिंग करके ये वो पॉलिसीज जो है ना अनफेयर पॉलिसीज चलाते हैं। हम इनको रिवर्स करेंगे, वी वुड मेक मोर सोशल हाउसिंग, और ये जो रिलायंस है कि मकानों को हम बिजनेस बना दें, कारोबार बना दें, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये गरीब फैलाता है और ये गैर इंसानी फेल है, क्योंकि आप किसी को घर ना दें, घर पर घर जो है वो शेल्टर ना दें, दिस इज नॉट द प्रॉफिट्स वे, we should do the opposite. So yes, it would clap the housing system, lekin you would create lots of houses for poor people and there would be more equality. You could maintain a balanced economy based on the equitable sharing of wealth and the optimization of use of resources. So हम push करेंगे कि ज़कात दो, अगर दौलत आ भी गई है हजूर पाक की तरह, वो encourage कर देते हैं लोगों को कि ये आप जन्नत कमाएं, दो पैसा, बेशक रिस्ट्रिक्शन ना लाए। मैं तो रिस्ट्रिक्शन भी लगा दूंगा, बिलियनर होने का कोई जरूरत नहीं। कोई जो बिलियनर है मुझे बताएं कि वो बिलियनर क्या करेगा, वो सारा पैसा वो अपनी जिंदगी में कोई इस्तेमाल करे, कितना चाहिए एक जिंदगी में एक इंसान को? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन नहीं गुजारा हो सकता। 1 बिलियन कहां से आ गया, ट्रिलियन कहां से आ गया? ये लोग इन पे कोई टैक्स ऐसा लगाएं ताकि वो पैसा वापस आए, वो भी होना चाहिए। So there's policies like that, the maintenance of stable, sustainable markets and the steady value of the pound and your money. But again, the money system itself has to be reviewed before that. The equitable raising of taxes for public spending. So जो टैक्स इस्तेमाल करते हैं जंग पे ना लगाएं। बर्तानिया कौन सी जंग जीत के सके तो अमीर बन जाएगा? पूशल बना हुआ है ज़ायनिस्ट का, अमेरिका का पूशल बना हुआ है। हम कौन सी फतह करके तो इतना अमीर हो जाएंगे? जो माल आता भी है वहां उन मुल्कों से, वो जाता है सिटी ऑफ लंदन में अमीरों को। बर्तानिया के आम आदमी को क्या मिलता है उस प्लंडर से? वो तेल जो चोरी करते हैं या कॉपर चोरी करते हैं, वो एवरेज लंडनर को मिल रहा है? काउंसिल एस्टेट में जो रह रहे हैं उसको फायदा मिल रहा है? नहीं, वो लूट मार जो है ये इनकी जो माफिया है उनके लिए है। तो लिहाजा we should oppose that completely, and we should look for sharing of wealth. Zakat was a gentle way of saying don't hoard, don't gather up wealth, give generously. ये मेंटालिटी, ये साइकोलॉजी, ये रिवॉर्ड करनी है। और सोसाइटी में अगर ये वैल्यू बने कि देने के साथ आपका वैल्यू बनता है। हम वैल्यू करते हैं बिलियनर को, ये मर्सिडीज ने लेटेस्ट ई क्लास ली है और वो बहुत बड़ा इंसान है जी, उसकी वैल्यू बनती है कि जितना भी ज्यादा माल है, जितना भी ज्यादा उड़ाएगा माल आप पर, उसके गीत गाएंगे आप। ये कोई इस्लामी सोच है? नो, वैल्यू उसका होना चाहिए जो कुरान कहता है, और कुरान कहता है वैल्यू उसका है जिसके आमाल सच्चे हों, सही हों, जिसका जो जिसकी अमली जिंदगी वो इबादत वाली है, वो पाया वो हमारा सेलिब्रिटी होना चाहिए, ना कि ये लोग जो है ना ये जो बनाते हैं और देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम भी इसी फेल में आ जाते हैं, हम भी सेलिब्रेट करते हैं, और जो अमीर होता है हमारी सोसाइटी उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, जो गरीब होता है उसको कोई देखता ही नहीं है। लिहाजा the minimization of government debt and the fully nationalization of Bank of England हाथ मनी माफिया में है। पूरे वॉल स्ट्रीट के बैंक जो है वो मनी माफिया के हाथ में दे दिया। स्टेट कंट्रोल नहीं, स्टेट कंट्रोल का मतलब होता है कि पब्लिक का कोई इन्फ्लुएंस होता है इन इंस्टीट्यूशंस पे। पब्लिक का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है मनी सिस्टम पे जो इन्होंने बनाया है, कोई कंट्रोल नहीं, जो मर्जी करें उसको आपको अपोज करना चाहिए, बजाय इसके हम फख्र करते हैं कि हमारे बच्चे बैंकिंग में जा रहे हैं और बड़ी कमाई कर रहे हैं, बजाय इसके हम देखें कि किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या। मैं तो देखता हूँ वो बैंक जो है ना, वो किलर्स हैं, वो जेनोसाइड स्पॉन्सर करते हैं, वो फंड करते हैं इन चीजों को।
उसी दौलत के साथ गुलाम रखते हैं। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, हर मुल्क को उन्होंने गुलाम रखा हुआ, क्योंकि ये फाइनेंस सिस्टम उनको ये ताकत देता है, तो तब करते हैं। वो मिलिट्रीज को फाइनेंस करते हैं इसी माल के साथ। रेथियन के मिसाइल्स वगैरह जो डेवलप करते हैं, पूरी साइंटिफिक ट्रेनिंग करते हैं, जो हमारे ब्रेन्स हैं उनको लेके, उनको खरीद के वो इस्तेमाल करते हैं अपने गलत कामों के लिए। सो वी मस्ट अपोज these illegal, immoral governmental or these commercial banking systems. You have to challenge unethical businesses which make profit at the expense of people, health and well-being, cigarette companies, brewing companies, pharmaceutical companies, industrial military complexes, because they're killing people. But we celebrate Big Pharma. We turn to them and we're supporting that, and the government supports that. उन पर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही कि जो चीज आप इन खानों में जो डाल रहे हैं, वो प्रोसेस फूड्स में, वो कितना हमारी सेहतों को खराब कर रहा है। So which party does that? Very few. They all sanction these corporate parties because those corporate parties put money into the political parties like Labour and Tories, and वो खरीद लेते हैं। फिर ये लॉबी ग्रुप्स बनाते हैं कि ये इन पर ज्यादा वो पाबंदियां ना लगे और ये प्रॉफिट अपनी जो है ना वो इनकी जारी रहे। We should move towards a different kind of election system. अगर 20-25% आपको इस मुल्क में वो ताकत में ले आया था, that means minority जो है वो गवर्नमेंट कर दिया। कभी मेजॉरिटी ने नहीं किया इस मुल्क में, इस डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी ने कभी नहीं जीता। यानी आपका पॉलिटिकल सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट जो है ना, ये भी गलत है। जिसके ज्यादा वोट्स हैं ओवरऑल, he should be winning. अभी जिस तरीके ने इन्होंने बांटा हुआ है इलेक्शन सिस्टम जो है, जेरीमैंडरिंग की है, वो टू पार्टी सिस्टम को वो फेवर करता है, और वो बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बगैर जो है ना वो भी सही तरीके से वो रिफ्लेक्ट नहीं करते पब्लिक का ओपिनियन। I could go on, increasing the efficiency and effectiveness of public spending, improvement in education, training and national competitiveness, as shown by the PISA league table. We could talk about all sorts of other things within that. I mean, but ye jo hai, I've covered through maybe about 20 points, but significantly improving health and well-being. हम ये करना चाहेंगे, ये national health को खत्म कर रहे हैं। कौन सी ethical policy है कि national health को आप खत्म करके तो वो इंश्योरेंस सिस्टम्स चलाएंगे, और अमेरिका की जहां लोगों को वो अस्पताल जाने की तौफीक ही नहीं, जो अगर अमीर ना हो तो वह इलाज ही सही नहीं करवा सकते। आया हम इस तरफ जाना चाहते हैं? No, your ethical party would oppose this, and we would give health a huge priority. And how would you do it? Stop the arms. Don't buy arms. Don't start wars. वो जो आपकी बजट है, कोई 60 बिलियन की बजट आपकी होगी, 70 बिलियन, वो 60-70 बिलियन अगर वो ना इस्तेमाल करें, उसको मिनिमम कर दें। How many nuclear weapons do you need to keep somebody afraid of you? How many ships and soldiers do you need to protect your shores? You don't need that many. So take that money, take at least 2/3 of that, 60 billion, put it into the hospitals, put it into your welfare. So I'm giving you a broad idea, eliminating root causes of institutional discrimination against anybody. ये class system जो अभी भी चल रहा है, public schools को बिल्कुल scrap करना चाहिए। क्यों पब्लिक स्कूल्स आपने बनाए हैं जब आपका नेशनल सिस्टम एक कहते हैं इक्वालिटी का होना चाहिए? Why on earth have you got public? आप पब्लिक नेशनल स्कूल सिस्टम जो है उसको इतना बेहतरीन बना दें कि सब लोगों की एक ही एजुकेशन की वो क्वालिटी हो। ये क्या है कि 2-3% पब्लिक स्कूल्स जिनके बाप दादा जो है ना वो शहजादे थे या एलिटिस्ट थे, ये जायन थे, उनको ईटन में उनको ये हार्वर्ड तक या ऑक्सफोर्ड तक, कैम्ब्रिज तक फेवर कर रहे हैं आप, डिस्प्रोपोर्शनटली सो। वो 2-3% अभी भी जो है ना, जब आप अपर ऑफिसेज में जाके देखेंगे, वो 2-3% माइनॉरिटी जो एजुकेटेड होते हैं ना पब्लिक स्कूल से, वो जाके टॉप पोस्ट में 80% बन जाते हैं। यानी आपका कंट्रोल एट द हायर लेवल इज स्टिल क्लासिस्ट। इन्होंने ताकत अपने कब्जे में रखी हुई है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो क्या करते हैं, वो स्क्रीनिंग मैकेनिज्म उनके ऐसे हैं जो सवालात करते हैं आपको इंटरव्यूज में। अगर आप उनकी न्यू लिबरल वैल्यूज और आइडियोलॉजी किसके साथ नहीं जाएंगे, वो एक ग्लास सीलिंग सेट कर देंगे, आपको जाने नहीं देंगे।
मेरे जैसे बिल्कुल। इनकलाबी को चांस ही नहीं है, वो पहले ही देख लेंगे, उन्होंने फेसबुक पर देख लेना है उन्होंने, क्योंकि मैंने इनकी जड़ मैंने पकड़ ली है, इनको मैंने देख लिया, क्योंकि मैं जागा हुआ, मुझे कुरान के जरिए, हजूर पाक के जरिए जो रेवोल्यूशन इस्लाम की है, अपनी रिसर्च जो है, माँ बाप की जो मेहनत है, उसकी वजह से मैं आई एम एन अवेयर, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम एन अवेयर अवेक सिटीजन। मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं सिर्फ ब्लाइंडली नहीं कोई चीज टिक करता, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नॉलेज हासिल करूं और खुद जो है ना क्रिटिकल एनालिसिस करूं, उनकी भी बात सुनूं, इसकी भी बात सुनूं, उधर भी सुनूं, और लेकिन अपना वजूद जो है वो कुरान और हदीस और हजूर में अगर वो पुख्ता हो, जहां से भी जाके आप इल्म हासिल की कोशिश करेंगे, आप अपना बेस जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कायम रखेगा। दैट्स व्हाट आई से, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ नॉलेज। शैतानों से भी जाके आप नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, यू कैन यूज इट अगेंस्ट देम। मैंने आपको कुछ नोटिस दिए, ये कमिटमेंट ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी को फोर्स करें कि ये एथिकल पॉलिसीज हो, और ये सब बमबारी, ये सब जो इंपीरियलिज्म, ये सब जो गलत बयानी करते हैं, इसको पूरी पाबंद करें। दिस इज अ फ्लेवर ऑफ योर एथिकल पार्टी, Islamically orientated and with a think tank which gives evidence कि जो चीजें मैंने कही हैं उनको एक्चुअल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का जो तरीका है, वो आपके एकेडमिक्स और उलमा ये उसको डेवलप करेंगे और उसको पेश करेंगे। लेकिन आप ये मेन पॉलिसीज पेश कर सकते हैं। देखो, कोई पॉलिटिकल पार्टी, फैसल जी, मैं टाइम खत्म हो रहा है मैं जानता हूं, लेकिन कंक्लूजन मेरी ये है, कोई भी पार्टी जो है, टोरी है या ये लेबर है, ये आपसे ज्यादा 4-5 बातें करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर, इमिग्रेशन, टेररिज्म और मनी, इन 4 चीजें। फॉरेन पॉलिसी तो कोई वो कोई सोचता ही नहीं, लेकिन इफ यू हैव दीज, ये इन्हीं 4 चीजों पे वो एम्फसाइज करते हैं। इमिग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं डराने के लिए लोगों को, इकोनॉमिक पॉलिसी में वो तसल्ली देते हैं कि हम आपको जो है ना अमीर बनाएंगे और सेफ रखेंगे, और लॉ के साथ जो है ना वो कहते हैं हम वो आपका जो है ना आपके हकूक जो है ना कायम करेंगे। दे एम्फसाइज एंड दे लाई openly, they lie. They lied about the NHS in order to get Britain out of the EU. EU से निकालने के लिए उन्होंने झूठ बोले, हर लेवल पे झूठ बोलते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट आपकी पार्टी झूठी पार्टी नहीं होगी, वो सच्चाई वाली और हक वाली और इस्लामिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में रूटेड होगी। ये नहीं कि हम शरीयत लाएंगे, और ना हम कहते हैं कि यहाँ शरीयत ले आएंगे। शरीयत खुद जो है ना ये कौम अपना लेगी अगर हम उनको एक रास्ता दिखाएं, ये खुद अपनाएंगे। लेकिन पहले हम तो आए ना मैदान में, हम वजूद अपना बनाएं और पेश करें, और इसको फाइनेंस करें, अपने बेस्ट ब्रेन्स इस्तेमाल करें, और ये बनाओ, ये इंस्टीट्यूशंस बनाओ। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। अभी हमने सिर्फ चीज़ें डिस्कस तो नहीं की हैं, लेकिन ये है कि आपने बहरहाल बहुत कोशिश की कि मुख्तसरन तरीन अच्छे अंदाज से अपनी विज़न एक रख सके कम्युनिटी के सामने, और इंशाल्लाह इस पे मज़ीद हम बात करेंगे किसी और आने वाली सिटिंग्स में इंशाल्लाह। इस वक्त हम बहुत ज़्यादा टाइम से ऊपर चले गए हैं, तो मैं इसलिए माज़रत चाहूँगी, हमें यहाँ पे इस बात को ख़त्म करना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी पॉइंट से आगे इन चीज़ों को लेकर चलेंगे, इसी पैगाम के साथ कि जैसा कि मोहसिन भाई ने कहा कि हम इन विजन को सोचें, समझें और अपनी जिम्मेदारी लेकर ये काम करें कि अपने थिंक टैंक्स को सपोर्ट करें, फंड करें, ऑर्गेनाइज करें, प्लान करें और काम करें इस पे। ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ज़ाहिर है फिर हम इसी तरह रोते धोते रहेंगे जैसे हमेशा से रोते धोते आ रहे हैं, और सोचते हैं कि हम क्या करें, हम मजलूम हैं, हमारी मुश्किलात ये हैं और वो हैं। हमें खुद स्टैंड लेना होगा, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा, उसके लिए अपना विजन लेकर अपने पाँव पर तभी खड़ा हो सकता है इंसान जब अपना विजन हो। इसी पैगाम के साथ कि जहाँ रहे खुश रहें, बात रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।